नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। खास मुलाकात में आज हम आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसी खास शख्सियत से जो कि पत्रकारिता जगत में जानी मानी शख्सियत रही है, जाने माना चेहरा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं पत्रकारिता जगत से जुड़ी एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने 38 साल पत्रकारिता को दिए हैं, जन सेवा की है पत्रकारिता से जुड़कर और अब राजनीतिक रण में उतरने जा रहे हैं। जी हां, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गोपाल शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है A1 टीवी के स्टूडियो में। धन्यवाद, आभार आपका, अभिनंदन। जी सर, 38 साल आपने पत्रकारिता को दिए हैं, जनसेवा की है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके पत्रकारिता करियर की शुरुआत की आपने, जनसेवा की, और इस दौरान आपने लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया उसकी लाइव रिपोर्टिंग की, आपने अयोध्या जो बाबरी विध्वंस हुआ वहां पर आपने लाइव रिपोर्टिंग की, तो वो अनुभव आपसे जानना चाहेंगे पत्रकारिता जगत के। देखिए, मैंने अपना छात्र जीवन पूरा करने के बाद में जी संजोग ऐसा था कि राजस्थान के बड़े नेता श्रीमान भैरव सिंह जी शेखावत से मेरा संपर्क था। जी तो उन्होंने 1985 में कुछ ऐसी बात हुई कि मैंने सोचा कि मेरी जो मूल जड़ें हैं वो राजस्थान से जुड़ी हुई हैं, जी इसलिए मुझे राजस्थान आना चाहिए। और इसमें उनकी तरफ से संजोग यह रहा कि उन्होंने कहा कि यहाँ आ जाओ। वे दो जगह से चुनाव लड़ रहे थे, निम्बाहेड़ा से और आमेर से। जी मैंने अपनी शिक्षा पूरी ही की थी, मैं राजस्थान आ गया। और राजस्थान आकर के 2-3 महीने ही गुजरे होंगे कि एक बार राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कुलिस जी, श्रीमान भैरव सिंह जी और मैं, हम लोग बैठे थे। तो एक विचार भैरव सिंह जी के मन में आया। उन्होंने कुलिस जी से कहा कि गोपाल जी पत्रकार नहीं हो सकते क्या? तो कुलिस जी ने कहा, क्यों नहीं हो सकते, कल आ जाएं सुबह 10 बजे। जी और मेरे मन के अंदर यह छटपटाहट थी कि अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत, अपने भविष्य की शुरुआत ऐसे किसी काम से करूं, ऐसे किसी पेशे से करूं जो ईमानदारी से जुड़ा हुआ हो और जिसमें किसी भी तरह के लांछन का कोई विषय नहीं हो। तो यह प्रभु की कृपा रही कि कुलिस जी ने उस दिन कहा और दूसरे दिन सुबह मैं राजस्थान पत्रिका पहुंच गया 10 बजे और पत्रकार हो गया और यात्रा आगे चल पड़ी। जी पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने कदम रखा, पत्रकारिता की शुरुआत की और एक मीडिया संस्थान आपने चलाया। महानगर टाइम्स के आप संस्थापक हैं, आपने मीडिया संस्थान को खड़ा किया, नाम है आज। तो कैसे आपकी सोच डेवलप होती गई और आप आगे से आगे बढ़ते गए? 38 साल का लंबा जो करियर है पत्रकारिता का, जिससे काफी गहरा जुड़ाव आपका रहा है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, मुख्य चीज ये है कि जब राजस्थान पत्रिका में मैं रिपोर्टर के रूप में शामिल हुआ जी तो मैंने कुछ संकल्प लिए। जी वो संकल्प इस तरह के थे कि मैं जिस संस्थान से जुड़ा हुआ हूं उसके प्रति स्वामी भक्ति, परिश्रम और ईमानदारी, ये वहां से जुड़ी हुई चीज है। इसके साथ ही मैंने ये भी तय किया अपने जीवन में, जो मैं अपने साथियों से भी शेयर करता रहा समय समय पर, जी कि पत्रकारिता में रह करके झुकना और बिकना, यह दोनों अपने जीवन में स्वीकार नहीं होगा। जी तो इन दोनों का मैंने पालन किया और संजोग ये रहा कि शुरू से ही 1987 में ही राजस्थान में सीकर जिले के दिवराला में जी सती प्रकरण हुआ। जी और एक ट्रेनी जर्नलिस्ट के लिए यह बड़ी बात थी कि सती प्रकरण का कवरेज करने के लिए मुझे भेजा गया। जी मैं सुबह 3 बजे जयपुर से निकलता था अपने साथी फोटो जर्नलिस्ट अजय सोलोमन जी के साथ में। जी और उस समय कोई साधन नहीं होते थे, उनका स्कूटर ही था। उनके घर तक पैदल जाना, कुत्तों से बचते हुए, सर्दी की सी शुरुआत में सुबह 3 बजे, हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन वहां ये कोशिश रही कि सती प्रकरण के अंदर हमको 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो ये है कि हम सती प्रथा को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो मातृशक्ति, महिला समाज, इनके लिए गलत हो।
और दूसरी है कि राजस्थान का एक स्वाभिमानी समाज है, क्षत्रिय समाज, उसको पूरे को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता। तो निश्चित रूप से वह जो लाइन थी वो अन्य मीडिया जगत से बिल्कुल अलग थी और उसमें शुरुआती दौर पर कतिपय आलोचनाएं भी हुई, लेकिन जो रास्ता था वो रास्ता था जिसके ऊपर राजस्थान अब तक चला था, इसलिए उसको स्वीकार किया गया और राजस्थान में एक संदेश गया। देश के अंदर पत्र पत्रिकाओं में भी मेरी रिपोर्टिंग की चर्चा हुई, नकारात्मक तरीके से, सकारात्मक तरीके से, लेकिन वो पहचान बननी शुरू हुई। इसके बाद संजोग ये था कि मैं ऐसी पत्रकारिता से जुड़ा जिसको हम ये कह सकते हैं कि रहस्य की परतें खोलने वाली, और उस समय राजस्थान के अंदर खोजी पत्रकारिता कहें या गहराई से किन्हीं विषयों के अंदर जाकर के सच्चाई सामने लाने की बात हो, उसकी शुरुआत हो रही थी। शुरुआत इस मायने में हो रही थी कि हम लोग इंडियन एक्सप्रेस वगैरह के अंदर कुछ खबरें देखते थे कि भागलपुर कांड हुआ या यहां पर नवभारत टाइम्स शुरू हुआ, तो उसमें कई ऐसे नौजवान पत्रकार आए जिनके मन के अंदर कुछ करने की लगन थी और वो एक नई तरह की पत्रकारिता की शुरुआत कर रहे थे जी। लेकिन मुझे, हम ये कहें कि जो ही पत्रकारिता जीवन की शुरुआत हुई उसमें दो चीजों का अनुभव आया। एक तो आया कर्पूर चंद जी कुलिस का जी, वो हमेशा निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता के हामी थे जी। मैं बताता हूं कि 89 के अंदर उन्होंने जालोर का दौरा किया और वहां पर तत्कालीन गृह मंत्री सरदार बूटा सिंह चुनाव लड़ रहे थे जी। कुलिस जी ने लिखा कि कैलाश मेघवाल के सामने बूटा सिंह चुनाव हार जाएंगे या हार सकते हैं, इस तरह की सी भाषा थी जी। तो एक तरफ से तो वो भाव था कि हम कोई भी चीज अपनी निडर होकर के कह सकते हैं, निर्भय होकर के कह सकते हैं। दूसरा भाव ये था कि मैं भैरव सिंह जी को देखता था कि विधानसभा के अंदर वो किसी भी विषय को इतनी तीक्ष्णता, प्रत्यक्ष दर्शिता के सबूत, परिस्थिति जन्य साक्ष्य के साथ इस तरह से प्रस्तुत करते थे कि कोई भी उन तर्कों का जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि वो उसी तरह के विषय थे जो एक पत्रकार को ध्यान में रखने चाहिए। तो मेरे सामने एक तो कुलिस जी राजस्थान पत्रिका में और दूसरा भैरव सिंह जी, इन दोनों के स्वरूप सामने खड़े थे और ये लगा कि खबर ऐसी होनी चाहिए जिसका कोई खंडन नहीं कर सके जी। तो आज तक मेरे को इस बात का गर्व है कि कभी मेरी किसी भी खबर का खंडन नहीं हुआ। खंडन देने के लिए एक आईएएस आए थे जी मेरे पास पत्रिका ऑफिस में, उनका कहना था कि जो विषय उनके खिलाफ उठाया गया वो गलत है, लेकिन नतीजा ये निकला कि कुछ समय बाद जब और सच्चाइयां सामने आई तो राजस्थान के अंदर पहले आईएएस की गिरफ्तारी हुई और उनको जेल में रहना पड़ा जी। तो इस तरह से चीजों की शुरुआत होती गई। दूसरी चीज ये थी कि हमेशा मैंने सोचा कि एक पत्रकार के लिए ईमानदारी उसका स्वाभाविक कर्म है, विनम्रता हमको संस्कारों से मिलती है, लेकिन हम अपने संपर्कों को अलग रख करके अपनी पत्रकारिता के प्रति हमेशा धर्म का निर्वाह करना चाहिए। तो चूंकि जैसा मैंने कि कहा कि उस समय हिंदुस्तान में खोजी पत्रकारिता एक स्वरूप ले रही थी, राजस्थान में मैंने अपने तरीके से, जैसे मैं एक दो घटनाओं का जिक्र करूं जी, तो हमारे राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार श्री मिलाप चंद जी डंडिया ने एक ऐसे परिवार का जिक्र किया जहां 3 पीढ़ियों में 33 बच्चियों को मारा गया था जी। मेरे सामने वो विषय आया, राजस्थान पत्रिका के जो संपादक थे उन्होंने मेरे से कहा, तो मैं वहां उसकी डिटेल को जानने के लिए, उन्होंने जो विषय डांडिया साहब ने उठाया था उसकी और गहराई में जाने के लिए, ये अब जानना आश्चर्यजनक होगा किसी के लिए भी, लगभग 15 दिन तक मैंने वेश बदल करके अपने को इंजीनियर बताते हुए
कि यहाँ से नहर निकलनी है और उस खबर की पड़ताल की। जी संजोग ऐसा हुआ कि जब उस खबर की पड़ताल के लिए गया तो दो मुझे ऐसे अनजान साथी मिले जिनको एक मैं पहले से जानता था। आज वो किसानों के नेता हैं, श्री रामपाल जाट। उस समय वो नौजवान थे, वो रास्ता बताने के लिए साथ हुए। और आरपीएससी के एक सदस्य रहे हुए हैं श्री ब्रह्म सिंह गुर्जर, उनके पास मोटरसाइकिल थी, वो भी नौजवान थे, वकील थे। तो इन दोनों का साथ मिला, हम लोग एक मोटरसाइकिल के ऊपर दोनों तीनों निकलते थे। वो परिचय देते थे मेरा कि ये इंजीनियर हैं, ये ऐसे नहर की खुदाई की उसके लिए आए हैं, पैमाइश वगैरह के लिए। और मैं उस परिवार के अंदर बच्चियों के मारे जाने के सबूत इकट्ठे करता रहा। अंत में स्थिति आई कि जिन महिला के ऊपर आरोप लगता था कि वो बच्चियों के पैदा होते ही उनको किसी तरीके से मार डालती हैं, तो मैंने उनके घर में घुस करके उनका भी इंटरव्यू किया। वहां पर बंधुआ मजदूर काम करते थे। तो हम सोचें कि उस गांव के अंदर जहां पर इतना दबदबा था उस परिवार का, जिस नोहरे में वो बंधुआ मजदूर रहते थे, मैं एक शाम उसके चारों तरफ घूमता हुआ आवाज देता रहा कि फलाना ओम प्रकाश लक्ष्मण, ओम प्रकाश लक्ष्मण। तो एक ने धीरे से कहा मैं हूं। तो मैंने कहा रात को आना बयाना के अंदर और मुझे ये बताना, मैं तुम लोगों को बचाने के लिए आया हूं। वो रात को आए और विषय आगे बढ़ा। वो लोग वहां से जयपुर आए। राजस्थान विधानसभा के अंदर काफी कार्रवाई हुई, विधानसभा ठप हो गई, यहां से जुलूस निकले, मामला कोर्ट में गया और आखिरकार बच्चियों का मारा जाना बंद हुआ। तो बच्चियों का मारा जाना, सती प्रथा, ऐसे और भी कई सारे मुद्दे हैं। एक गांव छोटा सा मेहरू खुर्द, वहां जमींदारों का इतना जमींदार का आतंक था कि कुछ लोग मर चुके थे आतंक के कारण। तो ये लगा कि 50 साल बाद हो गए, देश को आजाद हुए 50 साल हो गए, और वहां एक गांव अभी भी परतंत्रता का अनुभव कर रहा है और जमींदारी का शिकार है। तो वहां जाकर के उस विषय को उठाया तो पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों ने मांग की कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और उस दिन के बाद मेहरू खुर्द ने 50 साल बाद आजादी का अनुभव किया। ऐसी बहुत सारी नरबली की घटनाएं हैं, थानों के अंदर होने वाली मौतों की घटनाएं हैं, महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों की घटनाएं हैं। मेरे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ था, मैं राजस्थान में घूमता रहा, अपनी चीजें सामने बताता रहा लोगों को, और एक जन सेवा का माध्यम बना। उसी दौर में अयोध्या आंदोलन शुरू हुआ। अयोध्या आंदोलन शुरू होते समय भी मेरी कोई सीनियर जर्नलिस्ट की स्थिति नहीं थी, मैं केवल अपने काम में लगा हुआ था। लेकिन आदरणीय कुलिश जी को महसूस हुआ कि अयोध्या आंदोलन में इसको लगाया जाना चाहिए। तो सबसे पहले 90 की जो कार सेवा हुई, जिसमें मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहते हुए, और उन्होंने घोषणा कर रखी थी कि यहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता और किसी भी तरह से हम कार सेवकों को यहां पर प्रवेश नहीं होने देंगे। चारों तरफ कर्फ्यू लगा हुआ था, पुलिस हर घर के आगे खड़ी थी, लोगों का जाना आना सब मुश्किल के अंदर था। लेकिन मैं बार बार कई दिन तक अयोध्या रहा, और 30 अक्टूबर 2 नवंबर 1990 को जब वहां गोलीबारी हुई, मेरे को आज भी ध्यान आता है, रामगली के अंदर दिगंबर अखाड़े के पास में मैंने शरद और राम कुमार कोठारी को पुलिस के द्वारा गोली मारते हुए देखा, और उस सड़क के ऊपर बहते हुए खून से मेरे को निकलना पड़ा। मैंने वो दृश्य भी देखा जब मेरे से पीछे पुलिस वाले बंदूक ताने गोली चला रहे थे और उस भूमिका के अंदर थे। लेकिन मैं अपने धर्म के निर्वाह के लिए, क्योंकि उस समय मैं जिस संस्थान से जुड़ा हुआ था वो राजस्थान में पत्रकारिता का पर्याय था और बड़े अखबार थे नहीं, तो मुझे ये पता था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ उससे एक प्रदेश की जनता को सीधे सूचना पहुंचाना है, इसलिए कभी भी उससे विमुख होने की कोशिश नहीं की। उसी दौरान एकता यात्रा निकली। एकता यात्रा निकली कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, लाल चौक तक, उसके साथ रहने का मौका मिला। उसके साथ रहने के मौके के दौरान ऐसे भी अवसर आए जबकि आतंकवादियों ने, उग्रवादियों ने कुछ कार सेवकों को गोली मार करके हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद में
जालंधर जब एकता यात्रा पहुंची तो नरेंद्र मोदी जी का वह स्वरूप भी देखा जो आने वाले किसी विश्व नेता की पहली आहट थी। जब जालंधर में वहां के प्रशासन ने कहा कि यहां पर कोई भी सभा नहीं हो सकती, किसी भी तरह की आप लोगों को अनुमति नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सभा होगी और यहीं पर होगी। और उन्होंने चुनौती दी उस सभा के अंदर, कहा कि दुनिया के आतंकवादी संगठन और लाल चौक पर तिरंगा फहराए जाने के विरोधी लोग इस बात को अच्छी तरह से सुन लें कि हम लोग करोड़ों भारतीयों के रक्षा कवच से आबद्ध होकर श्रीनगर जा रहे हैं और 26 जनवरी को सुबह 8 बजे निश्चित समय पर वहां तिरंगा फहराएंगे। किसी भी माई के लाल के अंदर हिम्मत है तो आकर के तिरंगा फहराए जाने को रोक करके दिखा दे। उन क्षणों का भी साक्षी बनने का मौका मिला। इसके बाद 6 दिसंबर को दुनिया की ऐसी घटना घटी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। 500 साल पहले बाबर ने जो मंदिर को मस्जिद के अंदर बदल दिया था, उसको मैंने उसकी ईंट ईंट गिरते हुए देखा, उसको लिखा। और संजोग से यह कहने में कोई दिक्कत की बात नहीं है कि सिर्फ वहां पर मैं था या मुझे संजोग मिला या प्रभु की कृपा थी कि किस समय क्या घटना हुई इसको लिखने का केवल मुझे ही अवसर मिला। तो इस तरह से तमाम घटनाएं पत्रकारिता के अंदर चलती रही, लेकिन एक ही उद्देश्य था कि मीडिया में आने के बाद में किसी भी व्यक्ति को, दुखी व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को निराश नहीं लौटना पड़े। महानगर टाइम्स को शुरू करने के पीछे जो कारण थे वो भी यही थे। जयपुर के अंदर एक बजरंग लाल जी नाटाणी की हत्या हुई थी पानी पेच के ऊपर। उनको चाकुओं से गोदते रहे अपराधी, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं रुका। मैंने सोचा भगवान ऐसी भूमिका दे कि जिसमें लोग संगठित हों और आपस में मिलजुल करके मुकाबला कर सकें। इसी उद्देश्य से महानगर टाइम्स की स्थापना की थी। अब उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि समाज को एकजुट करने के अंदर कोई माध्यम बने, लेकिन जब भी जो कोई मौका आया उसके अंदर अपनी भूमिका निभाने की पूरी कोशिश की। जयपुर को देशभक्ति से और ज्यादा जोड़ने के लिए, समाज को सामाजिक कार्यों से और ज्यादा जोड़ने के लिए, जब भी किसी अवसर की जरूरत पड़ी, जब भी किसी काम की जरूरत पड़ी, तो उसको निभाने की कोशिश की। अगर मैं आपका 2 मिनट लूं और 2-3 घटनाओं को बताऊं तो मुझे जो तुरंत चीजें ध्यान आती है कि कारगिल युद्ध के बाद में राजस्थान के सभी शहीद हुए 71 सैनिकों के परिवारों को एक साथ सार्वजनिक मंच के ऊपर रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता, राज्यपाल और केंद्र के मंत्रीगण राजस्थान से जुड़े हुए, इनकी सब की उपस्थिति में सम्मानित करने का श्रेय मिला या अवसर मिला। और उसमें जयपुर की जनता साथ हुई। राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल अंशुमान सिंह जी, ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी, ये रात को 10-10, 11-11 बजे साथ में निकले विभिन्न मोहल्लों में कार्यक्रमों के दौरान। इसके बाद गुजरात में भूकंप आया, हजारों लोग मारे गए। 18 ट्रक ऐसी सामग्री जो कि तत्काल लोगों के राहत से जुड़ी हुई थी, उनको यहां से रवाना करने के लिए अलग अलग समय के ऊपर तत्कालीन राज्यपाल अंशुमान सिंह जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, विपक्ष के नेता भैरव सिंह जी, ये सभी उपस्थित रहे। अभी 1 साल पहले ही जब अपना 75 साल का स्वर्ण समारोह हुआ था, स्वराज 75, तो उसमें जयपुर ने देश के अंदर स्वतंत्रता दिवस मनाने के अंदर अभूतपूर्व भूमिका का निर्वाह किया। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि क्या ऐसा कार्यक्रम संभव है क्या। उसका कारण था कि उसमें सभी परमवीर चक्र विजेता तीनों थे। उसमें सीडीएस बिपिन रावत जी की बेटी थी। उसमें सर्जिकल स्ट्राइक के
हीरो अभिनंदन वर्तमान थे। इसके अलावा 60 ऐसे क्रांतिकारी परिवार थे, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु या लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, इन सब के परिजन वहां पर उपस्थित थे। जी बिल्कुल। और इन सब को सम्मानित किया गया सार्वजनिक रूप से। और ऐसे विभिन्न अवसर, अभी अभी पिछले 2-3 महीने पहले हनुमान चालीसा का पाठ, जिसमें लोग अपने को निर्भय महसूस कर सकें, अपने को शक्तिशाली महसूस कर सकें। सांगानेरी गेट से लेकर के और बड़ी चौपड़ तक लगभग 1 लाख लोग सड़क के ऊपर बैठे हुए थे और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, आपस में भाईचारे के लिए पाठ कर रहे थे। जी बिल्कुल। तो ये सब प्रभु कि सर, पत्रकारिता को काफी समय आपने दिया, एक ट्रेनी पत्रकार से आपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की और एक मीडिया संस्थान आपने डेवलप किया और अब राजनीतिक रण में उतरने जा रहे हैं। कौन सी ऐसी घटना है जिसने आपको राजनीति में उतरने के लिए प्रेरित किया है? क्यों आप राजनीति में आना चाहते हैं? ये उसी तरह की चीज है जैसे मैं ये मानता हूं कि पत्रकारिता के अंदर मेरा आना एक्सीडेंटल था। अब एक्सीडेंटल नहीं है। पत्रकारिता में रहने के दौरान भी कई बार ऐसे प्रस्ताव आए जबकि मुझे मुख्य भूमिका के अंदर लाने के लिए आग्रह किया गया या कहा गया, लेकिन मेरे सामने वही समस्या थी जो पत्रकारिता में आते समय समस्या थी कि मैं ईमानदारी पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि कोई चीज मुझे आती नहीं थी कि हम घर कैसे चलाएंगे, अपने परिवार को कैसे चलाएंगे। तो अब इतने लंबे समय बाद अचानक मुझे ऐसा महसूस होता है, और अचानक क्या महसूस होता है ये एक समय से लगता है, कि पत्रकारिता के अंदर कौन लोग जीवित हैं। जी। या तो वो जीवित हैं जो एक बड़े व्यावसायिक संस्थान के रूप में पत्रकारिता के तेवर को बदलकर उसको प्रोडक्ट का स्वरूप दे चुके हैं, या वो लोग जीवित हैं जो बिल्कुल धुनी हैं और जिनको ये है कि जीवन में कुछ मिले या न मिले लेकिन हमको अपने काम के अंदर लगे रहना है, और या वो हैं जिनको एक जॉब की तलाश है और उन्होंने पत्रकारिता को अच्छा पेशा समझ करके वो जॉब कर रहे हैं, अपने काम को बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मुझे जॉब की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि अखबार संभला हुआ है। जी। दूसरी चीज ये है कि किसी अखबार को प्रोडक्ट बना करके उसके यूज करने को मैंने कभी पत्रकारिता को उस नजरिए से कभी देखा नहीं। तो ऐसे में यह लगता है कि क्या हम राजनीति में आकर के जो पत्रकारिता और राजनीति में एक सम्मिलित स्वरूप करके जो कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। जैसे कि जहां हम सोचते हैं कि ये गलत हो रहा है, ये चीज ठीक नहीं हो रही है, लेकिन हम उसको सुधार नहीं सकते, हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। जब मेरे को पहली बार पुरस्कार मिला राजस्थान के अंदर पत्रकारिता का, तब भी मैंने कहा था कि ये कैसी स्थिति है कि एक नेता के ऊपर कार्रवाई हो सकती है और एक अफसर के ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती, भले ही वो दोषी हो, किसी तरह से वो छूट जाता है। तो आज मेरे को ऐसा लगता है कि राजनीति के अंदर अपने जीवन के शेष वर्ष बिता करके क्या हम उस भूमिका को निभा सकते हैं कि जिसमें लोगों का और ज्यादा सीधे तरीके से सहयोग किया जा सके, मदद की जा सके। यही उद्देश्य है राजनीति के अंदर प्रवेश करने का। जी बिल्कुल। राजनीति में एंट्री करते हैं तो पार्टी भी चुनना पड़ता है, और जहां तक आपकी पूरी कोशिश है कि बीजेपी से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो कांग्रेस भी एक ऑप्शन था, लेकिन बीजेपी क्यों चुना आपने? देखिए, ऐसा है कि मैंने अभी तक अगर ये देखा जाए तो किसी भी राजनीतिक दल के मंच के ऊपर नहीं गया हूं। जी। 1991 में राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, और उस समय मैं चूंकि राष्ट्रीय विषयों की पत्रकारिता के अंदर चर्चित हो चुका था, जी, तो तत्कालीन अध्यक्ष रहे हुए श्री लालकृष्ण जी आडवाणी सम्मानित करना चाहते थे। मेरे पास सूचना आई, जी। तो मैंने कहा कि एक पत्रकार को राजनीतिक दल के मंच पर जाकर के सम्मानित होना कोई बहुत श्रेयस्कर नहीं है। हमारे काम को कोई अच्छा समझ रहा है
और हमारी प्रशंसा कर रहा है, ये अच्छी बात है, हमको उसका आदर करना चाहिए। तो वो आदर के भाव थे। इसी तरह से मैं बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हुआ हूं जी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहते हुए मैंने ये सीखा है कि राजनीतिक दलों को किस तरह से समान रह करके एक जर्नलिस्ट को व्यवहार करना चाहिए। लेकिन जब हम राजनीति के अंदर आते हैं तो हमारे पास में रास्ते हैं, वो ये हैं कि मुख्य पार्टियां हैं, उनमें किसी एक को के अंदर शामिल होना है। तो चूंकि मेरे जो विचार हैं वो उस चीज से मिलते हुए हैं, जब मेरे को ये अफसोस होता था 1990 के आसपास कि कश्मीर से लोग हिंदू या पंडित विस्थापित होकर के जा रहे हैं और जिनकी सरकार है वो बोलती भी नहीं है, उसके ऊपर कोई सवाल उठाना नहीं चाहती, तो निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी को अपने नजरिए की तरफ से ज्यादा नजदीक पाता हूं। मेरे को ऐसा लगता है कि इसके जो संस्थापक लोग रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, या उससे पहले जनसंघ के संस्थापक हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, ये निष्कलंकित चरित्र के लोग, तो मुझे वो निश्चित रूप से आकर्षित करता है। जैसे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं 1990 से देखता आ रहा हूं, मेरे को ऐसा चरित्र लगता है कि जिनके ऊपर अंगुली उठाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज दुनिया पूरी की पूरी, हम कल्पना नहीं कर सकते थे, हमारे यहाँ अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति आते थे तो कैसी हलचल हो जाती थी, किस तरह से महीनों पहले तैयारियां शुरू हो जाती थी। ऐसे होता था कि पता नहीं देश के अंदर कौन आ रहा है। हमने देखा है जब यहाँ क्लिंटन आए थे तो कैसे जयपुर के अंदर पत्रकारों को पीड़ा का सामना करना पड़ा। तो ये लगता है कि नहीं, भारत एक मजबूत हाथों के अंदर है, और जब मजबूत हाथों के अंदर है तो हमको उसी हिसाब से अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। तो ये कड़ी से कड़ी मिलाने का प्रयत्न है। जी बिल्कुल। भाजपा का जो विचारधारा है, भाजपा की विचारधारा आपको सूट करती है। जयपुर से सांगानेर सीट आपने चुनी है, सांगानेर सीट को चुनने का विशेष रीजन, और क्या कुछ ऐसे जनता के बीच वादे आप लेकर के जाएंगे, क्या जनता की पीड़ा आप समझते हैं सांगानेर की इन आने वाले चुनावों में, जिनके बूते पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, मैं सांगानेर को जयपुर की राजधानी मानता हूं। जी। जब जयपुर की स्थापना नहीं हुई थी तो भी सांगानेर राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। जी। सांगा बाबा का प्रत्यक्ष आशीर्वाद सांगानेर पर है और हम सब के आराध्य गोविंद देव जी हैं। तो ऐसा लगता है कि सांगानेर एक जयपुर की शुरुआत की जगह है, जयपुर के प्रारंभ की जगह है, और वो जिस स्वरूप में होनी चाहिए, जितनी विकसित होनी चाहिए, जितना शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, जी, वो नहीं है। जिस तरह के वहां के नागरिकों की एकजुटता होनी चाहिए, वहां पर आतंकवादी पकड़े गए, वहां पर अपराधी सक्रिय हैं, आईएसआई के सूत्र वहां के ऊपर पकड़े गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रारंभ करने के लिए ऐसी जगह होनी चाहिए जो ग्रामीण और शहर के बीच का केंद्र हो, और जहां पर गांव की मिट्टी की खुशबू भी हो और शहर की आधुनिकता के विकास का स्वरूप भी हो। तो इस हिसाब से, और मैं वहीं बगल का हूं, वहीं का हूं जी। हमारे सारे पत्रकार, हम लोग जब से 15-20 साल पहले सरकार ने वहां पर हम लोगों को रहने के लिए जगह दी है, तो हम स्वतः सांगानेर वासी हैं, क्योंकि हमारी वहां पर हमको सरकार ने माना ही इस लायक कि हमको सांगानेर में रखा जाए, तो हम वहां पर मानसरोवर के निवासी हैं, तो इसलिए सांगानेर के तरफ बढ़ने का मन हुआ। बिल्कुल। अब आपने जो सीट चुनी है सांगानेर, ऐसी सीट जिसमें दिग्गज घनश्याम तिवारी विधायक रहे, वर्तमान में भाजपा के ही अशोक लाहोटी विधायक हैं, और आप वहां से दावेदारी कर रहे हैं। अपनी दावेदारी आप किस प्रकार से देखते हैं? अशोक लाहोटी का टिकट कटना, आपको बीजेपी का प्रत्याशी बनाया जाना, क्या कुछ आपका कहना है इस पर? देखिए, सारी चीजें जनता पर निर्भर है। चंद्रशेखर जी जो भारत के प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे, जिस जनता में शक्ति भरी है राज तिलक करने की, उस जनता में शक्ति भरी है मुकुट उतार लेने की। तो यह पार्टी का विषय है कि वह सोचे, उपयुक्त समझे, टिकट दे सकती है।
जी विनम्रता पूर्वक स्वीकार है, क्योंकि मैं चाहता यही हूं। जी अगर वो उपयुक्त नहीं समझे जी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं विनम्रता पूर्वक फिर भी मेरा सम्मान है, क्योंकि हम कहीं पर भी जाकर हक जताने का नहीं रखते। हम केवल इसका हक रखते हैं कि लोकतंत्र के अंदर जनता की शक्ति के ऊपर हमारी संस्कार, हमारी ईमानदारी, हमारी कर्तव्य निष्ठा के बूते पर हम सामने आ सकते हैं। अब राजनीतिक दल क्या सोचते हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, इसका उनको पूरा अधिकार है। हमको उनके लिए गए फैसले के ऊपर कतई सवाल करने का हक नहीं है, क्योंकि हमने किया क्या है ऐसा। हमारी जो भूमिका है वो तो बिल्कुल सामान्य ढंग की है, गिलहरी भाव से। जैसे अयोध्या के लिए, वहां लंका के लिए जब सेतु बन रहा था, तो एक गिलहरी को लगा कि जगह खाली है, वहां जाकर के जगह भरो। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगेगा कि वहां पर फला व्यक्ति उपयुक्त है, उनके बहुत मेहनत किए हुए कार्यकर्ता हैं, वर्तमान विधायक हैं, तो उनको देने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमको ऐसा लगा कि निश्चित रूप से हमारी कोई भूमिका होनी चाहिए। जिस जयपुर के अंदर एम्स नहीं है, जिस जयपुर के अंदर आईआईटी नहीं है, जिस जयपुर के अंदर हिंदुस्तान में नाम लिए ना जान लिए जाने लायक केवल पुराने बने हुए महल और हवा महल और केवल ये सब हैं, वहां पर यहां की राजनीतिक लोगों के द्वारा कुछ ऐसी शुरुआत होनी चाहिए, कुछ ऐसा काम होना चाहिए, कम से कम ये तो हो कि यहाँ के लोग विश्वास के साथ ये कह सकें कि हमारे ऊपर कोई अन्याय नहीं कर सकता। अगर हम थाने पर जाते हैं तो हमको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है, हम न्याय प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो हमको पैसे देने की जरूरत नहीं है। हमारी ईमानदारी है वो उस तरफ बढ़ने की है, और हमारे मन के अंदर विनम्रता पूर्वक यही भाव है। बिल्कुल। पार्टी पे आपने निर्णय छोड़ा है जी, क्या चीज तय मानी जाए? क्या गोपाल शर्मा केवल बीजेपी टिकट देगी तो ही चुनाव लड़ेंगे, ये बात तय मानी जाए, या फिर ये तय माना जाए कि गोपाल शर्मा तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चाहे बीजेपी टिकट दे तो भी और नहीं दे तो भी? देखिए, मनुष्य के हाथ में सिर्फ वर्तमान है। बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग ये कहते हैं कि इस सेकंड में कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुनिया की आपदा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे जिस समय मैं बोल रहा हूं उस समय कोई भी भूकंप नहीं आ सकता, उसके बाद आ सकता है, उसके 1 सेकंड बाद आ सकता है, 2 सेकंड बाद आ सकता है। तो आने वाले समय के अंदर क्या रचना बनती है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति मेरी निष्ठा, मोदी जी के प्रति विश्व नेता जैसे सम्मान का भाव और अपनी जिंदगी को राष्ट्र की सेवा में समर्पित करने का भाव, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। तो कुल मिला के माना जाए कि बीजेपी का टिकट मिलेगा तो ही आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? हाँ, इसको निश्चित मानना चाहिए जी। हाँ, इसमें संदेह का कोई कारण नहीं है। बिल्कुल। एक सवाल ये बनता है कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में आपने तैयारी शुरू कर दी है, चुनावी चर्चाएं भी चल रही हैं, आपके पोस्टर्स भी हैं, जनता में माहौल भी है, और पब्लिक का क्या रेस्पॉन्स आप रीड कर पा रहे हैं? देखिए, पब्लिक का रेस्पॉन्स आश्चर्यजनक है। उसका कारण यह है कि मैं वही काम करता हूं जो पब्लिक चाहती है। मुझे यह पता है कि पब्लिक क्या चाहती है। आज तक जब भी चुनाव हुए हैं, मैंने 300 जिलों के अंदर चुनावी दौरे किए हैं देश में। राजस्थान की विधानसभाओं में 3 बार 3 तरह से दौरे किए हैं, हवाई मार्ग से, बसों के द्वारा, कार के द्वारा। इसलिए पत्रकारिता के अंदर हम कुछ नहीं जानते, लेकिन जो जनता चाहती है उसको केवल पढ़ना, उसको लिखना, उसको समझना, यही हमारे हाथ में है। तो सांगानेर की जनता ये चाहती है कि उनके सामने ऐसी छवि का व्यक्ति आना चाहिए जो ईमानदारी पूर्वक खड़ा हो सके, जिसको भ्रष्टाचार की जरूरत नहीं हो, जिसको ट्रांसफर के बदले पैसे की जरूरत नहीं हो, जिसके पीछे काली कमाई नहीं हो, जिसके पीछे भूमाफियाओं का साथ नहीं हो, जिसके पीछे आडंबर नहीं हो, जिसके पीछे अपराधी लोग नहीं लगे हुए हों। निश्चित रूप से मैं उस सेवक की भूमिका के अंदर हूं। मैं इन सब चीजों से अलग हूं, और इसलिए मुझे ये पता है कि सांगा बाबा की धरती मुझे
चाहती है कि मैं उनके सेवक के रूप में विनम्रता पूर्वक जाऊं और अपनी मन की भावना को उनके सामने रखूं। आने वाले समय के अंदर जी। पार्टी, जनता, इनको निश्चय करना है, लेकिन ये निश्चित है जी। कि सांगा बाबा के प्रति, जी। वो मंदिरों की धरती के प्रति, जी। उस छोटी काशी के प्रति मेरे मन के अंदर इतना श्रद्धा भाव है कि मैं वहां जाकर के भाव विह्वल हो जाता हूं। जी बिल्कुल। अंतिम सवाल में आपसे उसका जवाब चाहूंगा, संक्षेप में जवाब चाहूंगा। पत्रकारिता जगत को 38 साल आपने दिए हैं। पत्रकारों में भी जैसे ये सूचना पहुंची है कि आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, चुनावी मैदान में जाना आपने चुन लिया है, तो कैसा रेस्पॉन्स पत्रकारों में आप देख पा रहे हैं? प्रेस क्लब ने भी कार्यक्रम आयोजित किया और प्रेस के सारे जो संगठन हैं उन्होंने भी प्रस्ताव पारित किया है आपको समर्थन देने का। कैसा महसूस करते हैं, कैसा रेस्पॉन्स आप देख पा रहे हैं? देखिए, 1995 में NUJI पत्रकारों का राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर के अंदर हुआ था। उस समय राजस्थान पत्रकार संघ का मैं अध्यक्ष था जी। और वो बहुत बड़ी व्यवस्था थी। 1700 पत्रकारों को 4 दिन तक बिरला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होने वाले थे। तो उस समय मैंने एक टीम बनाई थी जिसमें यातायात की व्यवस्था युवक कांग्रेस के जिम्मे थी और आवास की व्यवस्था विद्यार्थी परिषद के जिम्मे थी। और वाजपेयी जी ने जब उनको पता चला तो उन्हें कहा कि मेरे लिए ये आश्चर्यजनक घटना है कि युवक कांग्रेस और विद्यार्थी परिषद मिलकर के काम करे। तो मेरे लिए अपने जितने पत्रकार संगठन हैं, जितने पत्रकार भाई हैं, मेरे अपने हैं। आज तक मेरा किसी भी पत्रकार साथी से इसलिए कोई मतभेद नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता है कि वो अपनी दुनिया को चला रहे हैं, वो परिवार का आधार हैं। इसलिए हर एक के प्रति मेरे मन के अंदर सम्मान का भाव है। तो मैं उनके अंदर का आदमी हूं, उनका प्यार क्यों नहीं मिलेगा मुझे? जी बिल्कुल। तो इसलिए सबका प्यार मिल रहा है, सबका स्नेह मिल रहा है। जी बिल्कुल। पत्रकारों का भी आपको प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। हमारी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जी। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गोपाल शर्मा।